कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसी का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसी का नाम है ना। फर्स्ट, चलिए हम लोग लास्ट टाइम पर पढ़ रहे थे क्रेब्स साइकिल, स्टार्ट कर लिया था और कंप्लीट भी कर लिया था। ये बताया था क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, पढ़ लिया था ना। क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, 10 स्टेप की रिएक्शन है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस एक लीनियर रिएक्शन है, 10 स्टेप की वो भी बात सही है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी ने दिया था, इमडेन, मेयरहॉफ और बार्नस, और क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स ने दिया था, हैंस क्रेब्स ने दिया था। इसी का दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसी का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसी का नाम है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन बनता है? सिट्रिक एसिड। उसी के बेस पर आपको भी बताया था सिट्रिक एसिड फर्स्ट डबल प्रोडक्ट है और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फर्स्ट मेंबर है। और क्या है? फर्स्ट मेंबर है। बोलो बात सही। ये सब आपको हमने बता दिया था। हमें ये लिखना था, बता दिया था कितना NADH और FADH2 प्रोड्यूस होंगे, कितनी ATP बनेगी। बोलो कोई डाउट? उसी के आगे हमें लिखना था टोटल ATP हमें काउंट करना था। बोलो भाई, यही पढ़ना था ना। चलिए आगे लिखिए। हमने कल बताया था, जो बोल के गए थे वही लिखवाना था कि अगर एक मोल ग्लूकोज से पूछे, मोल का मतलब हमेशा हमने बताया यहाँ पर मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं, मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं, MOL डॉट लिखते हैं, MOL ही नहीं लिखते ना, मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना ATP प्रोड्यूस होगी? 30। हमने तो कुछ कहा ही नहीं ग्लाइकोलाइसिस की क्रेब्स साइकिल, तो ओवरऑल रेस्पिरेशन में तो हाँ 38 बोलेंगे। बात सही है। क्रेब्स साइकिल से बोले तो जल्दी बोलो, क्रेब्स साइकिल से बोले 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल से बोले तो 38, 30। बात सही है ना। और 2 मोल पाइरुवेट बोले तो अब भी 30। अरे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट बनेगा। और अगर 8 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बोले तो 15। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बोले तो 12। क्या बोलेंगे? 12। और एक एक साइकिल हम पढ़ रहे हैं, इसी का जस्ट डबल अप कर लेंगे। बोलो कोई डाउट? चलिए लिखिए। आपने ग्लाइकोलाइसिस लिख लिया था, सॉरी क्रेब्स साइकिल लिख लिया था, डिकार्बोक्सिलेशन लिख लिया था। हमने कहा था क्रेब्स साइकिल के ऊपर लिंक रिएक्शन के साथ लिखोगे ताकि एटीपी काउंट करने में आसानी होगी। बोलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो लिखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 1। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। कई बार आप क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं कि सर यहाँ पर तो कहीं आंसर 30 दिया है, कहीं 38 दिया है, कहीं पर 15 दिया है। तो आप ये देखिए कि किससे पूछा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 30 ATP फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। बात सही है। अब चाहे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बोला, चाहे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बोले, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। बात समझ गए ना। और वही पाइरुवेट इंटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, सेम आंसर होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। अब हम एक ही में लिख सकते थे, अलग अलग लिखवा रहे हैं। चाहे तो बोले 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, दोनों का आंसर सेम होगा फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। बोलो बात सही है। पूरा लिख डालो वही वाली लाइन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट प्रोड्यूस 30 ATP फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल। बस आप जारी। नेक्स्ट पॉइंट, पता अब ये लिखने की जरूरत है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट प्रोड्यूस 15 ATP। लिखने की जरूरत है तो लिख लो, नहीं तो समझ गए तो ठीक है, जिनको लिखना है लिख लो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट प्रोड्यूस 15 ATP फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। तो 2 ATP, फिर 2 पाइरुवेट तो ऊपर आप लिख ही चुके हैं, ठीक है ना। 15 ATP। नेक्स्ट पॉइंट, 1 एसिटाइल कोएंजाइम में, अच्छा 1 पाइरुवेट बोले तो लिंक रिएक्शन काउंट करते हैं उसमें, ठीक है ना। 1 एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस 12 ATP ब्रैकेट में लिखो 11 ATP डायरेक्ट, 11 ATP एंड 1 ATP इनडायरेक्ट। बोलो बात सही है। अरे सॉरी उल्टा बोला, डायरेक्ट तो एक ही बनता है ना, तो क्या लिखा? 11 ATP इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट को इन कर दो, डायरेक्ट पहले इन लिखो, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो? 11 ATP इनडायरेक्ट एंड 1 ATP डायरेक्ट, ठीक है, हो गया। चलो फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। अब इसी का डबल कर लोगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में पूछे तो 24, 2 पाइरुवेट पूछे तो 30, ये लगा दोगे। और लिंक रिएक्शन में कितना पढ़ा है ना। बोलो कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम क्रेब्स साइकिल कितना लिखोगे? टेस्ट करके 1 ATP, 1 साइकिल की बात कर रहे हैं। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, तो क्रेब्स साइकिल के 2 टर्न चलते हैं अलग अलग ना। हम 1 टर्न का लिखे 2 टर्न अपने आप कर लोगे, कोई डाउट इसमें? चलो अब आओ जरा इसी को, अब टोटल लास्ट लाइन लिख लो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATP इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ना तो ग्लाइकोलिसिस बोला, ना तो क्रेब्स साइकिल बोला, सीधा क्या बोला? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसको काउंट करा देते हैं, सुनो
एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में अब यहां पर देखो लिख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या लिखा? ग्लाइकोलिसिस। बोलो ग्लाइकोलिसिस में कितना, जल्दी बोलो, ग्लाइकोलिसिस में कितना? 2 एटीपी डायरेक्ट। बोलो 2 एटीपी और यहां पर 6 एटीपी इनडायरेक्ट, मतलब NADH2 के फॉर्म में। बोलो कोई डाउट? मतलब 6 एटीपी इनडायरेक्ट। बात सही है कि नहीं? बोलो यार। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन जल्दी बोलो, कितना एटीपी? एक साइकिल की बात करोगे तो, लेकिन अब हम टोटल हम लोग कहां से बात कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज से बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर 2 NADH2 लिखेंगे। किसी को कोई डाउट? क्योंकि हम किससे बात कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस से बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनेगा, जहां पर 2 NADH2 भी प्रोड्यूस होगा। 2 NADH2 मतलब टोटल कितना? 2 NADH2 मतलब कि 6 एटीपी। बोलो भाई। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल यहां पर पहले बताओ कितना NADH2 बना था? 3। बोलो तो 3 का 2 करोगे कितना हो गया? 6। और 6 के बताओ एटीपी कितना हो गया? 18 एटीपी। कोई डाउट? तो यहां पर क्या लिखोगे 18 एटीपी का? जल्दी बोलो 6 NADH2। बोलो कोई डाउट किसी को? हम पूरी साइकिल लिख रहे हैं। 6 NADH2 यहां पर बोलो 4 एटीपी 2 FADH2। अब हम टोटल लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, इसलिए हम हर जगह 2 लिख रहे हैं, नहीं तो एक एक करके उसी का डबल कर लो तुम। और यहां पर 2 एटीपी डायरेक्ट। अभी कहोगे सर आपने 1 एटीपी लिखवाया, तो बेटा हमने एक साइकिल लिखवाया था। क्या लिखवाया था? और यहां पर 2 एटीपी डायरेक्ट। अभी कहोगे सर आपने 1 एटीपी लिखवाया, तो बेटा हमने एक साइकिल लिखवाया था। क्या लिखवाया था? यहां पर काउंट कर लो भैया, 18 और 2 20, 4 24, 36 और 8 हो गया 38 एटीपी। बोलो कोई डाउट? उसे नीचे लिख लो। अभी अभी आपने लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 एटीपी, उसी को लिख लो। कैसे 38 एटीपी? अब इसी को इन्होंने रिएक्शन में बना के लिखा है सिंगल साइकिल का। वहां पर लिखा है 4 NADH2 लिखा मिलेगा ना, वो सब वही एक साइकिल का बना के लिखा है। सही है, सही है, समझ गए? सही है, घर जाने से क्या करो? एनसीईआरटी देख लो, वहां पर लिखा मिलेगा 8 NADH2। पढ़ो उसी के नीचे जो रिएक्शन लिखी साइकिल के नीचे, उसके नीचे देखो लिखा है 8 NADH2। तो जोड़ लो, साइकिल में 6 लिंक रिएक्शन की, 2 टोटल कितनी हो गई? 8। बोलो यार। अब ये एटीपी और उसका इक्विवेलेंट पूछता है तो बता दोगे? बोलो भैया, इतनी बात क्लियर? अगली लाइन इसके नीचे इन्होंने लिखा है कि भैया हम लोग इतना ज्यादा इसको डिस्कस कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन को, एनसीईआरटी कहती है एज प्रॉमिस्ड मच मोर एनर्जी रिलीज एंड CO2 का इवोल्यूशन भी होगा, आल्सो इवॉल्व। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होगी, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो कह रहे CO2 का इवोल्यूशन तो दिखा, लेकिन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं दिखा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो भी नहीं दिखा। तो कह अरे दिख तो रहा है। अरे भैया हमने कहा था कि आप किसी बच्चे को चेक देते हैं जिसको चेक के बारे में पता नहीं है, वो कहेगा हमको कागज पकड़ा दिए। बोलो बात सही है कि नहीं? अभी उसको पता नहीं यहाँ पर कि ये NADH2 भी इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, FADH2 भी इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब अगर डायरेक्ट देखा जाए तो 2 ही एटीपी तो बनी। अरे ग्लाइकोलाइसिस तो एनारोबिक प्रोसेस में भी था ना, एरोबिक में देखा जाए तो खाली 2 ही एटीपी, उसको तो यही दिख रहा है। अरे हम लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों थे एरोबिक रेस्पिरेशन में? जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ऑक्सीजन भी कंज्यूम होगी, ऐसा दोनों चीजें यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। बोलो बात सही है? तो आपको बोला था ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन एरोबिक रेस्पिरेशन के सबसे लास्ट स्टेप में होगा, इसलिए आगे उन्होंने ETS दिया, कहा रुको तुम्हें एनर्जी दिखाते हैं, क्योंकि ये जो NADH2 FADH2 बने हैं ये सब एटीपी प्रोड्यूस करेंगे कहां जाकर? ETS में। कहां जाकर? तो अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन्स के नीचे खाली कहानी लिखा है, हम लोग इसमें क्यों इसको डिस्कस कर रहे थे? जैसा कि वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, हमने पहले तक लिखा दिए, इन्होंने पहले लिखा एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अब वो सब दिखा रहे हैं। कौन सा स्टेप है? लास्ट स्टेप है ETS, हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझ गए? चलो आओ जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इधर देखो, एनसीईआरटी है सबके पास, सुनो। ETS, अब बताओ ETS कहां होता है?
इनर मेम्ब्रेन ऑफ, पढ़ा था? कोई डाउट किसी को? जो कुछ यहाँ नहीं दिखेगा वो आपके पास एनसीईआरटी वहां दिखेगा। बोलो, सुनो ध्यान से। हमने ये पढ़ा है, इधर देखो, हमने ये पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो क्या पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और ये कौन सी है? अब ध्यान से सुनना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो NADH और FADH2 बना वो यहीं पर तो बना है मैट्रिक्स में, या तो सेल के साइटोप्लाज्म में, कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस वाला। बाकी अभी हम ज्यादातर जो बना, मेजॉरिटी में जो NADH और FADH2 बना वो कहां बना? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब कि क्रेब्स साइकिल में, लिंक रिएक्शन में। और ये दोनों कहां चल रहे थे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो बात सही है? यहां से NADH2 निकलेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे कहां? इनर मेम्ब्रेन में। कहां पर? यहां पर उनका क्या होगा? वो लाइन इन्होंने यहां पर बनाया है, बस समझ गए? इसी पॉइंट को यहां पर देखो, ये वाला जो रीजन है ये है मैट्रिक्स। हम माइटोकॉन्ड्रिया को घुमा दे, इधर देखो, ये समझना है, रट्टा नहीं मारना खाली, हो गया। इधर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को ये हमने घुमा दिया, चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? ये मैट्रिक्स। ये कौन है? मैट्रिक्स। ये कौन है बोलो? इनर मेम्ब्रेन। ये कौन है बोलो? आउटर मेम्ब्रेन। कोई डाउट किसी को? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। तो यहां से निकल के गया NADH2 कहां? इनर मेम्ब्रेन। इधर देखो, ये है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये है इनर मेम्ब्रेन, बोलो तो, ये है आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो यहां पर हम एक मेम्ब्रेन बनाए, इंटर मेम्ब्रेनल तो तब बोलेंगे जब दो मेम्ब्रेन होंगी तब। इन्होंने आउटर मेम्ब्रेन बनाया नहीं, खाली लिखा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, तो कैसे बोलेंगे? दो मेम्ब्रेन के बीच। यहां पर लाइन खींचो, नाम लिखो, ये आउटर मेम्ब्रेन। बोलो कौन है ये? देख लो यहां पर, ये मैट्रिक्स तो लिख दिया, अरे ऐसे इसको काटो, ये मैट्रिक्स तो लिख दिया, ये इनर मेम्ब्रेन भी लिख दिया, इधर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी लिख दिया, लेकिन जब आउटर मेम्ब्रेन नहीं लिखा ना, तो बनाओ यहां लाइन क्या लिखोगे? आउटर मेम्ब्रेन। बात समझ आ रही कि नहीं? कोई डाउट? चलो, कहां पर बना है बोलो? मैट्रिक्स में NADH2 और FADH2। ये देखो मैट्रिक्स है ना। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस याद है? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस याद है? जो नहीं पढ़ा है वो यहां समझ आएगा तब भी, कि अब कभी तो जीवन में पढ़ा, 11 तो पास हो ना, कहते तो हाँ हम पास आउट थोड़ी, अच्छा रिपीट कर लिए खाली कहने के लिए, इसका तो आता होगा। तो सुनो, वहां पर पढ़ा है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है कि ATP और NADH बना कैसे। वहां पर जरूरत थी किसकी? मेम्ब्रेन की। फोटोसिंथेसिस मेम्ब्रेन थी थाइलाकोइड की, बोला था सेम प्रोसेस एटीपी फॉर्मेशन का चलेगा रेस्पिरेशन में, लेकिन यहां पर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। वहां पर प्रोटॉन डिपॉजिट होता है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड में, और यहां पर डिपॉजिट होता है कहां पर? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रहेगा? चलो वही सब कुछ यहां पर। ये देखो ये मैट्रिक्स से NADH+H+ मतलब कि NADH2 जो बना था, आपने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो कि पार्ट है, याद करो, क्रूशियल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि पार्ट था प्रोटॉन का, निकलता है, पढ़ा था ना। ये देखो NADH2 का ब्रेकडाउन होगा NAD+ में, तो यहां पर H+ जो निकला इसके साथ, ये H+ इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटर और इनर के बीच आ गया, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में आ गया। समझ गए कहां गया? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। यहां पर सबसे पहला जो इसको ब्रेक करने वाला एंजाइम है वो है डिहाइड्रोजिनेज, और जैसे पाइरुवेट को ब्रेक करने वाला पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, NADH को ब्रेक डाउन कराने वाला NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसे नाम दिया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। क्या नाम दिया? प्रोटॉन तो चला गया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, बोलो कोई डाउट? अब जो इलेक्ट्रॉन था FMN, ये सारे पिगमेंट हैं, और जितने पिगमेंट होते हैं सब प्रोटीन होते हैं, ये पहले बताया है फोटोसिंथेसिस, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा बता रहा हूं। ये सब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा पिगमेंट के थ्रू, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? देखना भी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट खाली इसी इनर मेम्ब्रेन में होगा। कहां पर होगा? इसलिए तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको लगेगा सर ये आधा तो मैट्रिक्स में, आधा तो यहां नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट खाली इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है। कहां हो रहा है? इसलिए कहता है ETS कहां चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा? तो ज्यादा दिमाग लगा के इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस तो नहीं बोल दोगे, मैट्रिक्स तो नहीं बोल दोगे। कहां होगा ETS? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटो। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, NADH2 का ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटॉन चला गया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ इलेक्ट्रॉन FMN के साथ आयरन सल्फर, और ये गया UB क्विनोन के पास। वहां पर तुमने पढ़ा था प्लस 2 क्विनोन, यहां पर क्या UB, फिर गया ये UQH2। अगला यहां पर ये पहला कॉम्प्लेक्स था NADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये गया अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास, अभी लिखवाएंगे, और ये लिखा है पिगमेंट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से गया साइटोक्रोम C के पास, बीच में आयरन सल्फर है, फिर साइटोक्रोम C नहीं है, साइटोक्रोम C1 है। कौन है? साइटोक्रोम C1 से फिर इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम C के पास। तो पहले याद रखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो पिगमेंट, यहां पढ़ोगे साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, फिर आगे भी जाएगा साइटोक्रोम A और A3, A और फिलहाल अभी लिखवाएंगे, सुनते जाओ। अगला कॉम्प्लेक्स यहां पर और भी तो NADH2 आएंगे, और भी NADH2 बने हैं। इधर देखो, तो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यहां पर है पिगमेंट साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, इसे कॉम्प्लेक्स क्या बोला? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। अगला फिर ये से बोलते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड, सेकंड नहीं, कॉम्प्लेक्स थर्ड। फिर नीचे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट
जरा क्रिप्स साइकिल खोल लो, देख लो जब सक्सिनिक एसिड से आगे बनता है मैलिक फ्यूमेरिक एसिड, वहां पर बना था FADH2, क्या बना था? देखो क्या लिखा इन्होंने, जब सक्सिनेट से बना था फ्यूमेरेट, मतलब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, यहां पर बना हुआ FADH2 इंटर करता है ETS, कहां आता है? बोले याद रहेगा, तो इसे लिखा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स सेकंड, क्योंकि यहां पर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसका ब्रेकडाउन कराएगा। FADH2 का ब्रेकडाउन होगा FAD प्लस में, यहां से भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ध्यान से सुनना भैया, इसका प्रोटॉन भी यूबीक्विनोन और यूक्यूएच2 होता हुआ यही जाएगा साइटोक्रोम बी के पास, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम बी और C1 से ही होकर जाएगा। ये नीचे है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको नहीं देगा, साइटोक्रोम सी को, कहां जाएगा? ऊपर से। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन इसका चला गया यहां पर, अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा साइटोक्रोम बी, इसलिए इस पर फोकस किया, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, जरा ये भी देख लो, साइटोक्रोम सी ये इनर मेम्ब्रेन में ही तो है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में भी अंदर की तरफ, और ये जैसे ये मेम्ब्रेन हो गई, मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, ये कोई मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का ये हमारी अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, बोलो है कि नहीं है? ये मान लो एक मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, बोलो बात सही है तो इनर मेम्ब्रेन में ही है तो इनर मेम्ब्रेन में ही, लेकिन कहां? बाहर की तरफ। कौन? साइटोक्रोम सी। इस पर भी क्वेश्चन आएगा, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बट टुवर्ड्स प्रोट्रूड टुवर्ड्स आउटर साइड, मतलब बाहर की तरफ निकला होगा, याद रहेगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया? साइटोक्रोम सी, फिर यहां पर दो कॉपर सेंटर होंगे, एक साइटोक्रोम ए के पहले, एक साइटोक्रोम A3 के बाद, ठीक है। यहां पर ये कॉपर सेंटर A और B, फर्स्ट और सेकंड, कोई डाउट? अब सुनो यार, जितने NADH2 और FADH2 का ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटॉन जो निकला वो जाके इकट्ठा हो रहा है इंटरमेम्ब्रेनल, बोलो स्पेस में, इंटरमेम्ब्रेनल, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट इसी इंटरमेम्ब्रेन में हो रहा है। कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स, और आगे सुनो, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला आया, यहां पर भी NADH2 का ब्रेकडाउन हुआ होगा, उसका भी प्रोटॉन गया होगा इधर। अब सुनो, अल्टीमेटली क्या होगा, जितने भी प्रोटॉन यहां इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में डिपॉजिट हैं, प्रोटॉन इधर ज्यादा और यहां पर कम। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में देखो, यहां अब तो चैम्बर बन गई है, एक इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस और एक ये मैट्रिक्स, यहां पर प्रोटॉन ज्यादा और यहां पर प्रोटॉन कम, प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेंटेन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ साथ, अब सुनो, इसी मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है ATP सिंथेज, कौन सा? केमिस्ट्री की पढ़ा याद है, और यहां पर दिखा रहा है ATP सिंथेज एंजाइम है ना, और एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसके दो पार्ट हैं प्रोटीन के, F0 और F1, यहां पर C नहीं लगाते, C क्लोरोप्लास्ट में बोला था फोटोसिंथेसिस में, F0 और F1। F0 जो है मेम्ब्रेन में धंसा होता है, F1 बाहर की तरफ होता है, वहां पर कहां था? स्टोमा साइड, और यहां पर है मैट्रिक्स। F0 जो है वो प्रोटॉन पंप का काम करता है, किसका काम? अब सुनो भैया, यहां पर देखो ये F0 और F1 है, F0 जितने भी प्रोटॉन यहां पर देखो इकट्ठा हुए थे, सबको ले रहा है, आओ भैया, और ये प्रोटॉन को पंप करेगा इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस टू मैट्रिक्स, जिसकी वजह से जो ग्रेडियंट मेंटेन था, ग्रेडियंट टूटेगा, ग्रेडियंट, बात सही है, ग्रेडियंट टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, F1 में चेंज आएगा, F1 में चेंज आएगा, यहां पर ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट हो गया तो पहले से प्रेजेंट यहां पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP सिंथेज एंजाइम ATP में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा ATP में, बोलो याद रहेगा, कोई डाउट? इनका ब्रेकडाउन हुआ था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों निकले थे, बोलो हर जगह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले थे, इलेक्ट्रॉन आते 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 चला आया कहां पर? ये यहां पर ऑक्सीजन के पास, और साथ साथ जो इधर से पंप हुआ प्रोटॉन, उस प्रोटॉन को भी ऑक्सीजन ने रिसीव किया तो बना दिया H2O, क्या बना दिया? याद करो, लास्ट में लिखा था आपने ETS के जो प्रोसेस रेस्पिरेशन के, वहां पर लिखा था पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज अ पार्ट ऑफ प्रोटॉन 2, आगे देखो लिखा था मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और वहां पर पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, यहां पर देखो वाटर बना, और ये जो प्रोटॉन गया इसी को लेके क्या बनाएगा? वाटर, और साथ साथ क्या बनी? ATP, बोलो बात सही है। अब ये बताओ यार, NADH FADH कहां थे? मैट्रिक्स में, इनका ATP यही बन गया मैट्रिक्स में, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू, बोलो बात सही है, कोई डाउट? याद रहेगा इतनी सी कहानी। अब इसमें तुम्हें याद क्या रखना है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नाम, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स ये जो है, ये जहां जहां NADH2 FADH2 का ब्रेकडाउन हो रहा है, उन्हीं को क्या बोला? कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कितने टोटल कॉम्प्लेक्स है? 5। कितने टोटल है? 5। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज, जहां पर पहला NADH2 इंटर किया। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्या नाम है? और 5वां है ATP सिंथेज, क्या नाम है? वो याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा कहां से? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, सॉरी A और साइटोक्रोम A3, याद रहेगा। जो सर NADH2 FADH2 का ब्रेकडाउन हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले हैं सर, गए कहां? इलेक्ट्रॉन उसी इनर मेम्ब्रेन में पिगमेंट टू पिगमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहला NADH2 जब टूटा था तो इलेक्ट्रॉन FMN के पास गया था, फिर आयरन सल्फर के पास गया था, फिर यूबीक्विनोन के पास गया था, वहां से साइटोक्रोम B के पास आया था, फिर साइटोक्रोम C1 के पास आया था, फिर साइटोक्रोम C के पास गया था, फिर साइटोक्रोम A के पास गया था, फिर साइटोक्रोम A3 के पास गया था। सर वहां से कहां गया? अरे वहां पर अब साथ साथ प्रोटॉन आ गया, दोनों आके फिर से इकट्ठे हो गए, जब टूट के अलग किया था इनको, दोनों आके फिर से
इकट्ठा हो गया, तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया, और जितने प्रोटॉन यहाँ डिपॉजिट थे इन्हीं को तो प्रोटॉन पंप ने पंप कर दिया, और जब यहाँ पर प्रोटॉन को पंप किया तो ब्रेक डाउन हुआ ग्रेडियंट का, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होने की वजह से एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हो गया और इसने एडीपी से एटीपी बना दिया। बोलो बात सही है, कोई डाउट? फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन कौन है? ऑक्सीजन। कौन है बोलो? ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन द लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ईटीएस। बोलो बात सही है? अभी इन्होंने कहा था पढ़ने के बाद ऑक्सीजन दिखा नहीं जैसा कि वादा किया गया था, तो ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के सबसे लास्ट स्टेप में बनता है। पहले तो NADH2 FADH2 बनाए जाते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज कराने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। बोलो बात सही है? अभी तो आपने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, पहले पढ़ा है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बोलो बात सही है? कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। कहां डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज के डायरेक्ट ब्रेकडाउन में कहां ऑक्सीजन दिखा आपको? कहीं दिखा क्या? इनडायरेक्ट ग्लूकोज से बना NADH2 और FADH2, बात समझ गए? और तब उसका ब्रेकडाउन करा रहा है ग्लूकोज का डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन कहां करा है? दिखा क्या कहीं? याद रहेगा? पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोई डाउट? अब सर हमें ये बता दो याद क्या क्या रखना है। सुनो, याद रखना है सबसे पहले, क्योंकि बहुत लोग मन में चल रहा होगा सर समझ नहीं आया, किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सबको आ गया? हम पूछेंगे आगे सबको, तुम्हें नहीं आया? चलो, और नहीं आया? हाँ, ये तो मैं पढ़ूंगा, इसको हटाओ। ये क्या है? ये वही है जो ये लिखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ ना अभी। ये चलो ध्यान से सुनो। और किसको नहीं समझ आया? 3 हाथ उठे, 4, अभी जब पूछूंगा तब उठ रहे हाथ, 5 6 7, और बताओ बाकी सबको आ गया? चलो, तो तुम्हें कहाँ समझ आएगा? 1 महीना बाद आए हो, थर्ड बैच में बैठे थे अभी, फिर आ गए इसमें। हाँ, मौसी का घर है, खाला का, इस बैच उस बैच बिल्ली जैसे कूद रहे हो, हमको नहीं समझ आया। कहाँ से आएगा भाई? क्योंकि तुमने पहले के प्रोसेस नहीं पढ़े है ना। सुनो, रोज आया करो, और इसके पहले वाला पढ़े नहीं हो तुम। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, किताब छोड़ दोगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, हमें पता है ना, नहीं आया इसलिए हम पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमको जो NADH2 FADH2 बने थे क्रेब्स साइकिल के दौरान मैट्रिक्स में, NADH2 और FADH2 इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन हमारी सेल्स उनको यूटिलाइज नहीं कर सकती। हमारी सेल्स गैस में एनर्जी खर्च करती हैं, और जो गैस में एनर्जी है उसे ATP बोलते हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ATP। तो सर जो NADH2 और FADH2 बना है मैट्रिक्स में, उससे हमको क्या चाहिए? ATP चाहिए। तो बोलो NADH2 FADH2 कहां बना है? मैट्रिक्स में। कहां बना है? मैट्रिक्स से ये NADH2 और FADH2 निकलेंगे, इंटर करेंगे उसी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इंटर करेंगे, और वहां पर एंजाइमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे ही पहला NADH2 इंटर करेगा इनर मेम्ब्रेन में, एक एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, वो NADH2 को तुरंत तोड़ेगा Na+ में, तो H+ प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकला। बात समझ गए? जब ये प्रोटॉन निकला तो प्रोटॉन सीधा चला गया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट उसी इनर मेम्ब्रेन में कुछ पिगमेंट के थ्रू आगे हो रहा है। पिगमेंट का नाम है FMN। वहां से इलेक्ट्रॉन गया आयरन सल्फर के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम C के पास। तो जो प्रोटॉन, जो वहां पर NADH2 टूटा, उसी का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, क्या है? कॉम्प्लेक्स। बस समझ गए? अब जब वो इलेक्ट्रॉन आगे, प्रोटॉन तो चला गया इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट टू पिगमेंट पहुंचा साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम C1 के पास। इसे नाम दिया कॉम्प्लेक्स सेकंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स थर्ड, नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। जबकि हो बात, लोग सो रहे थे, हम समझ नहीं आया, समझा दीजिए। जबकि तुम लोग सोते रहते हो, ऊपर लटका देंगे तो अपने आप नींद खुली रहेगी। हाँ, इधर देखो, तो भाई इतनी बात समझ आई? कोई डाउट? अब चलो, तो कहाँ क्या बोलो? साइटोक्रोम BC1 के पास कौन आया है? इलेक्ट्रॉन। कहां से आया है? NADH2 के टूटने से आया। NADH2 टूटा तो प्रोटॉन भी तो निकला, तो इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में घूम रहा है, प्रोटॉन कहां चला गया? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में चला गया। कोई डाउट? चलो, अब ये इलेक्ट्रॉन जब पहुंच गया BC1 के पास, तो इसे बोला कॉम्प्लेक्स थर्ड, BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? याद रहेगा, क्योंकि इसके पहले FADH2 का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जहां पर FADH2 का ब्रेकडाउन हुआ, वो FADH2 बना था जब सक्सिनिक एसिड चेंज हो रहा था फ्यूमेरिक एसिड में। तो यहीं पर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ने FADH2 को तोड़ा, FADH2 को तोड़ा। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, यहां से भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये प्रोटॉन नीचे ना आके, प्रोटॉन कहां चला गया? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन नीचे ना आके ऊपर गया साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम C1 के पास। बात समझ गए? कोई डाउट? अब फिर वो इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड समझ आया? 3 पॉइंट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C भी एक पिगमेंट है जो कि प्रोटीन का बना है, इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में ही आउटर साइड प्रेजेंट है। कहां पर? आउटर साइड प्रेजेंट। कोई डाउट? अब यहां से जितने भी आगे और चलेंगे, NADH2 और भी रहे होंगे ना, उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, ब्रेकडाउन होगा। ये सारे प्रोटॉन जो डिपॉजिट थे कहां पर? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। कहां पर? तो इसी मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है ATP सिंथेज। अब ATP सिंथेज के पास 2 प्रोटीन हैं, F0 और F1। F0 जो है वो प्रोटॉन पंप का काम करता है। तो जो प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में इकट्ठा हुए थे, NADH2 और FADH2 के ब्रेकडाउन से आए थे, उन प्रोटॉन को F0 पंप करेगा।
कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। भैया यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन था, ग्रेडियंट का मतलब मेम्ब्रेन की एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा और एक तरफ कम, ठीक है ना। ये इनर मेम्ब्रेन की एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा और दूसरी तरफ प्रोटॉन कम, और इसी में प्रोटॉन पंप ने प्रोटॉन को पंप कर दिया। बोलो बात सही है। जैसे ही प्रोटॉन को पंप किया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटा, ग्रेडियंट टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से F1 में फंक्शनल चेंज आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। F1 एक्टिवेट हुआ, एंजाइम का पार्ट है, तो एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हो गया, और जब एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पर मैट्रिक्स में प्रेजेंट एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उसको एनर्जी मिली, वो कहा हमको एनर्जी मिली, लाओ तुम दोनों को जोड़ दे रहे हैं, क्या बना दिया जोड़ के, एटीपी बना दिया। बोलो बात सही है। जो प्रोटॉन यहां से आया उसको हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, सॉरी ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 एक्सेप्ट करेगा, और सिर्फ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इधर से जो इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन आया था उसको भी रिसीव कर रहा है। बोलो बात सही है। और क्या बना दिया, वाटर, वाटर बना तो साथ साथ एटीपी बनी। बोलो बात सही है। और यहीं पर ऑक्सीजन, तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन कौन है, ऑक्सीजन। कहां यूटिलाइज हो रहा है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेज मतलब ईटीआर, और उसमें भी सबसे लास्ट में। कोई डाउट, ये याद रहेगा, यही तो पढ़ा यार। यहां पर कितना एटीपी बनेगा, 2 एटीपी बनेगा कि 3 एटीपी बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन NaDH2 वाला है कि FADH2 वाला है। इन सब लोगों ने, मान लो यहां पर कोई ऐसा हो सबके पास चेक हो, इन लोगों के पास चेक है और ये बैंक नहीं जा पा रहे, ये बैंक नहीं जा पा रहे, इन्होंने किसी को कहा कि भैया मेरे पास चेक है, तुम बैंक जा रहे हो, मेरा चेक जमा कर देना, पैसा मुझे मिल जाएगा, या मेरा पैसा कैश में लेते आना, मेरे पास अकाउंट नहीं है। बात सही है। इन्होंने दिया था 5,000 का चेक, इन्होंने दिया था 2,000 का चेक, इन्होंने दिया था 1,000 का चेक, तो जो लेके आएगा वो वापस कैश, तो जिनसे 5,000 वाला लेके गया था चेक, इनको 5,000 देगा ना, कि 2,000 वाले को दे देगा। अब 2,000 वाला उनको 5,000 दे रहे हो, हमको 2,000 दे रहे हो, ऐसा क्यों तुम्हारे कंटा, जब उसका 5,000 का चेक ले गए थे, बोलो बात सही, उसको तो 5,000 देंगे ना, तुमसे तो 2,000 वाला ले गए थे। कोई डाउट, तो यहाँ पर किसको कितना एटीपी यहाँ बनेगी डिपेंड करता है प्रोटॉन किसका वाला है, क्योंकि प्रोटॉन से एनर्जी रिलीज हो रही है। NaDH2 वाला है तो बात समझ गए, कोई डाउट, और FADH2 वाला है तो कोई डाउट। अब तो याद रहेगा ये पूरी मैकेनिज्म एटीपी सिंथेसिस की। तो सुन लो, कॉम्प्लेक्स क्या क्या फिर से क्या याद रखोगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें अलग से। ETS में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर NaDH2 FADH2 इंटर करते हैं ETS में, जिनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम साइटोक्रोम B1C कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स फोर का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का नाम एटीपी सिंथेज। याद रहेगा। जो NADH2 FADH2 के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट टू पिगमेंट जाता है, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1। सब ये चाहे तो बगल में लिख लेना, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ETS, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, और लिखने का मतलब ये दिख रहा है तुम्हें, फिर भी गलत कर रहे हो तो लिख लेना, क्या बोलोगे, साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A के पहले एक कॉपर सेंटर और A3 के पहले भी एक कॉपर सेंटर। याद रहेगा, कोई डाउट। साइटोक्रोम C ये भी इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, इनर मेम्ब्रेन में लेकिन बाहर की तरफ प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, कोई डाउट, याद रहेगा। अब तो हो गया क्लियर, बोलो यार। अब सुनो, देख लो इसी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को अलग से बनाया क्या है, ये आउटर साइड, बोलो अब आउटर साइड, ये प्रोटॉन, ये F0 और F1 में पंप का काम करता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, बोलो यहां पर ये आउटर साइड है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। प्रोटॉन यहीं पर तो डिपॉजिट है, प्रोटॉन को पंप किया यहां पर, तो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैट्रिक्स में किसमें कन्वर्ट कर दिया, एटीपी में, यही एटीपी सिंथेज है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। बोलो बात समझ आई। चलो अब सर ये तो समझ आ गया, लाइन नहीं समझ आ रही है तो लाइन में कुछ दिया नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, चलो सुनो। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ है नहीं, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो मैं पढ़ता हूं, ये पूरी कहानी हमने बता दिया। फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन द NaDH2 एंड FADH2। बोलो ETS का क्या काम है, जो NaDH2 और FADH2 में एनर्जी स्टोर है उसी को रिलीज करना, यही तो काम है, अंडरलाइन कर ले। दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और कह रहा है ऐसा तब होता है, एनर्जी तब रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू गुजरते हैं तब। एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड, देखो ध्यान से, ये पहले भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू द ऑक्सीजन। तो भैया हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों NaDH2 के ब्रेकडाउन से टूटे थे और दोनों एक साथ साथ ऑक्सीजन के पास जाएंगे। अब ज्यादातर रट्टा मारते हैं फाइनल, क्योंकि उन्होंने लिखा है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी वहीं जाता है, बोलो याद रहेगा। तो ऐसा तब होता है जब इलेक्ट्रॉन पास होता है ऑक्सीजन के पास और फॉर्मेशन होता है वाटर का। तो देखो भी लास्ट स्टेप पढ़ा है ना, कुछ अलग तो नहीं मिल रहा है। तब मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है कैरियर टू कैरियर, इसे क्या बोले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही तो पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खाली इनर मेम्ब्रेन में है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर पास हो रहे हैं, एंड इट इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटो, ये बात भी आपने पढ़ा था। चलो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH, जो इलेक्ट्रॉन NaDH से निकलता है, अभी आउटर मेम्ब्रेन तुमने लिख लिया होगा, उम्मीद है। चलो, कह रहे कि प्रोड्यूस, जो NaDH2 से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, बोलो क्रेब्स साइकिल के दौरान वही तो बना था, ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रो। ये देख लो, ये कहां से आया, क्रेब्स साइकिल से आया है मैट्रिक्स में, NADH डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर्ड टू यूबीक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। हां, ये इलेक्ट्रॉन के कैरियर है, इनर मेम्ब्रेन में ही होंगे, तो जाओ। चलो, यूबीक्विनोन आल्सो रिसीव
रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2, इधर देखो यूबीक्विनोन यहां से भी FADH2 से भी रिसीव कर रहा है, उसी का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। बोलो बात सही है? जाना समझ बताना। दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड। देख लो सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बना तो FADH2 जनरेट हुआ था, उसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। बोलो समझ आया ना? द रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन इस दिन उसे बोला यूबीक्विनोल, याद रखना। तो रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन है, ऐसे पॉइंट आते हैं, उसे क्या बोला? यूबीक्विनोल। then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome B7। देखो यहां से गया यूबीक्विनोन से, ये साइटोक्रोम B7 होता हुआ साइटोक्रोम गया कि नहीं गया? तो कह रहा साइटोक्रोम C रिलेटेड टू साइटोक्रोम C via cytochrome B and C1। बोलो आगे बढ़ जाए, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। साइटोक्रोम C is अंडरलाइन करो स्मॉल protein attached to the outer surface of the inner membrane and act as a mobile carrier for transfer of electron between complex third and fourth। ये देख लो, ये है complex third और ये है complex fourth। साइटोक्रोम सी देखो इन्हीं दोनों के बीच है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। फर्स्ट और थर्ड के बीच नहीं है, बोलो सेकंड और फिफ्थ नहीं, बल्कि सेकंड थर्ड और, बोलो कोई डाउट? यहां से यहां के बीच देख लो, किसका कैरियर? इलेक्ट्रॉन का। पहले भी बताया था कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये तो नाम दे रहा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 कंटेनिंग साइटोक्रोम A and A3 and 2 कॉपर सेंटर। देख लो बताया था 2 कॉपर सेंटर, तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में है ये कॉम्प्लेक्स 4 में। बोलो when the electron pass from one carrier to another via complex first to 4 in the electron transport chain, कह रहे यहां पर जब ये बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, they are coupled to ATP synthase complex 5। ये सब कहां आके जुड़ेंगे? ATP synthase complex 5, नाम याद रखना, for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो अब अंडरलाइन करो, तो इंपॉर्टेंट अभी हमने बताया था, the number of ATP molecule synthesized depends on to the nature of electron donor। अरे इलेक्ट्रॉन डोनर और प्रोटॉन डोनर दोनों तो एक ही है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है चाहे रेडियस चाहे FADH2, वहीं से प्रोटॉन भी आ रहा है, तो याद रहेगा। तो किस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटीपी? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनर पर। अब ये बात आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव राइज टू 3 ATP, जबकि 1 FADH2 गिव राइज टू 2 ATP। अभी तक क्या यहां तक कोई डाउट आया क्या? जो पढ़ा है वही तो समझ आया, अब वही तो लिखा है। कह रहा ऑल्दो एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अंडरलाइन करो, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। सबसे लास्ट में देख लो यूज हुआ है, बोलो। और एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट स्टेप है कौन? ETS। चले आगे, yet the presence of oxygen is vital, मतलब इंपॉर्टेंट है, बात समझ गए ना? मतलब इंपॉर्टेंट, since it derive the whole process by removing hydrogen from the system। इस पूरे सिस्टम से हाइड्रोजन को यही रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है? वाटर। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे, सरसन रीजन दे देगा। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट इन द एरोबिक प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, रीजन दे देगा ये, बोलो याद रहेगा, बिकॉज इन होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन एक्ट एज, अंडरलाइन करो दोनों लाइन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी। तो अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है लाइट के प्रेजेंस में, उसके जैसा नहीं। वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन, वहां पर एटीपी फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कहां जा रही? लाइट से, लाइट के प्रेजेंस में। और हमने वहीं पर लिखवाया है, यहां पर सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से एनर्जी आए। अब अंडरलाइन करो, इन रेस्पिरेशन it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process। it is for this reason the process is called oxidative phospho। वहां पर पढ़ा था 2 तरह का फॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली हेडिंग में याद करो, इसलिए उसका नाम था फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा था। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फूड के ऑक्सीडेशन से हो रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म मेम्ब्रेन लिंक्ड, भैया पहले आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है ना? ये गाइस मेंशन अर्लियर, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम utilized in the synthesis of ATP with the help of ATP synthase। This complex consists of 2 major components। किसकी बात कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 5 का, ठीक है? F1 और F0, यही चीज फोटोसिंथेसिस में CF1 और CF0 बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के लिए बोला है। F1 हेडपीस पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये बात हमने वहां लिखवाया है फोटोसिंथेसिस में, देख लो इधर है अंदर की तरफ, एंड कंटेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक। F0 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन के अंदर फंसी हुई, ठीक है? that form the channel through which proton cross। हाँ, F0 चैनल का ही तो काम कर रहा है, प्रोटॉन को पंप करा रहा है। inner membrane the passage of proton through the channel is coupled to catalytic site of F1 component for production of ATP। भैया जैसे प्रोटॉन जाएगा साथ साथ कपल्ड, मतलब साथ साथ होता है ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। for each ATP प्रोड्यूस, देखो यहाँ पर अब 2 हाइड्रोजन किया होगा, लिखा है passes through F0 from intermembrane space to the matrix down the electron chemical proton gradient। हाँ भैया, higher to lower, डाउन जा रहा है, बोलो बात समझ गए? तो ये 2 प्रोटॉन पास होंगे, इसके लिए यहाँ पर एक ATP सिंथेसिस के लिए, बात समझ गए? ये इतना था एरो ETS, इतनी सी कहानी थी ETS की। आपको बोलो कहानी समझ आई? एनसीईआरटी वाली लाइन समझ आई? बोलो कोई डाउट? चलो हाँ, 2 ही याद रखोगे, 2, अब उसमें भी चेंज किया है, तो ठीक है, आगे बढ़े, इतनी सी कहानी है। अब आगे हाँ वो चेंज है, 2 ही याद रखना है।
आगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है। अब सुनो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या लिखा है, सुनते जाओ। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, एटीपी, एटीपी और या जो ये NADH2 FADH2 हमने जो पढ़ा, इस पे ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS हमने पढ़ा 1 by 1, एक एक करके पढ़ा। लिविंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने जो एटीपी काउंट कर ली, लिविंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल, ये सिर्फ एक एजम्पशन है। ये नहीं कहते कि होता नहीं है, होता है। ये नहीं कि सही सब कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता सब है। ये एक ऐसा एजम्पशन जो हम पढ़ते हैं कि 1 by 1 हो रहा है, 1 by 1 नहीं होता। ऑल प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर साइमल्टेनियसली। खाली एक लाइन इस पूरी हेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है। इन्होंने दो तरह से लिखा है। पहले इन्होंने लिखा है कि ये एक एजम्पशन है, और फिर ये स्टेप वाइज बताते हैं। तो वो बताते हैं, उन्होंने लिखा है आपने जो पढ़ा है वो इस प्रकार पढ़ा है 1 by 1, और फिर उसके नीचे दोबारा लिखा है लेकिन लिविंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एजम्पशन है। फिर से देख लो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, बस इतनी बातें इसमें पढ़नी और कुछ पढ़ना नहीं है। देखो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। कह रहे हमने गिन तो लिया, कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन रियलिटी में सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। थ्योरी में गिनो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एटीपी को काउंट करना। बात समझ गए? अब देखो क्या लिखा है, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन assumption। फिर से लिखा है ये कैलकुलेशन सिर्फ एक assumption है, लेकिन आपने फिलहाल जो कैलकुलेट किया वैसे किया है। देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉलोइंग द नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल ETS फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। गलती से भी वन आफ्टर अनदर अंडरलाइन मत करना, क्योंकि तुम यही कहते हो कि सर लिखा तो है वन आफ्टर अनदर, उसके पहले ये एक assumption है, ये तुम भूल गए। आपने पढ़ा है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल। दूसरा तो ये नहीं अंडरलाइन करना। दूसरा NADH synthesized in glycolysis transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। ETS अभी पढ़ के आ रहे हो, बोलो ग्लाइकोलिसिस वाली और क्रेब्स साइकिल वाली दोनों बात सही है। आगे none of intermediate in pathway are utilized to synthesize any other compound। जो ग्लूकोज इंटर दिया था ग्लाइकोलिसिस से, उसी से पाइरुवेट बना, उसी से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, और फिर वो साइक्लिक प्रोसेस चली। बीच में कोई दूसरा इंटरमीडिएट इंटर कि हमारा ब्रेक डाउन होगा, ऐसा नहीं। बात समझ गए? बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं आता। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग एक्सपायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव। फिर से लिख रहा है सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे ऑफ एट एनी अदर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज। अब तुम कहोगे सर ओनली ग्लूकोज लिखा है, क्या फ्रक्टोज इंटर नहीं करेगा? अरे शुरुआत से इंटर कर सकता है फ्रक्टोज, बीच में नहीं आएगा। वो इंटरमीडिएट कह रहा है, बीच में कोई नहीं आएगा। कोई डाउट? याद रहेगा? अब आगे देखो, आपने ऐसा पढ़ा है, फिर लिखा है नीचे ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। उसको पता है तुम भूलते हो, बट दिस काइंड ऑफ assumption आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। लिख दिया ना? रियली वैलिड का मतलब हम इसको 1 by 1 काउंट नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई? अंडरलाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमने पहले बोल दिया था। ऑल पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर साइमल्टेनियसली। Substrate enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary. ATP utilized as and when needed. Enzymatic rate are controlled by multiple means. Yet it is useful to this exercise to appreciate the beauty and efficiency। तक कहानी छोड़ दो, लास्ट में देखो नेट गेन कितने का हुआ था, 38 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 molecule of glucose। ये हम आपको पहले लिखवा चुके हैं। बोलो हो गया? अगले पेज पे लिखा है कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके और पॉइंट हम आपको बता चुके हैं, खाली एक पॉइंट छोड़ा है, वो अब पढ़ेंगे। सुनो, नाउ द कंपेयर फर्मेंटेशन, ऊपर लिखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहले भी बताया है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। कंपेयर कर रहा है एरोबिक और एनारोबिक। अरे दो तीन कंपैरिजन हमने लिखवाया है। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक में कम होगी। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। बोलो CO2 मस्ट बी प्रोड्यूस एरोबिक में, एनारोबिक में और मे नॉट बी प्रोड्यूस। सब पढ़ा है ना? सुनो, एरोबिक में जो NADH है इसका वाइग्रस यूटिलाइजेशन होगा और एनारोबिक में स्लो होगा। वो एक्स्ट्रा पॉइंट सुन लो यहाँ पर। फर्मेंटेशन मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन accounts for only a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration complete degraded to CO2 and water। पढ़ा था कि नहीं? इसको लिखा है ना पहले। दूसरा स्टेप, इन फर्मेंटेशन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, देयर इज नेट गेन ऑफ ओनली 2 molecule of ATP for each molecule of glucose to pyruvic acid, whereas many more molecule लिख दो 38। बोलो, पढ़ा है ना? 38 ATP जनरेट अंडर एरोबिक कंडीशन। ये दोनों पॉइंट आप लिख के आए हैं। तीसरा वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लो, NADH ऑक्सीडाइज्ड टू NAD प्लस रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन वाइग्रस मतलब बहुत तेज होगा। बस समझ गए? इतनी सी कहानी है इनकी। अगली हेडिंग है एम्फीबोलिक पाथवे। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट टर्न पे यहां से हम कंटिन्यू करेंगे एम्फीबोलिक पाथवे और RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है ना? बात यहां तक, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे कंटिन्यू होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। एटीपी काउंट करना वो सिर्फ एक एजम्पशन है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एटीपी को 1 by 1 काउंट कर सके। बोलो कोई डाउट? इतनी बात समझ आई? चलो आगे हम लोगों को जो पढ़ना था वो पढ़ना था आज एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक आपने कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म पढ़ा है ना? मेटाबोलिज्म पढ़ा है, मेटाबोलिज्म में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म आपने पढ़ा है। आपने ये पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम सिंपल वन, ये क्या होगा?
फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम सिंपल वन एनाबोलिज्म और ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल वन कैटाबोलिज्म। पढ़ा है आपने? आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा जिसमें आपने ये पढ़ा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट एसिड में। तो हमें ये बताइए ये कैटाबोलिक है कि एनाबोलिक है? हाँ, अरे ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज 6 कार्बन का, इसमें सोचना क्या, ग्लूकोज 6 कार्बन का पायरुवेट एसिड 3 कार्बन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैटाबोलिक प्रोसेस है। फिर पायरुवेट का 2 कार्बन में ब्रेकडाउन हुआ डिकार्बोक्सिल, वो भी क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। बात सही है ना? ये पूरी की पूरी जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया है कैटाबोलिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद करो, ग्राफ बताया है, व्हेन सबस्ट्रेट अबव एंड प्रोडक्ट बिलो पढ़ा है, सबस्ट्रेट बिलो उल्टा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा है ना? तो भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रेस्पिरेशन में पढ़ा तो एनर्जी रिलीज हो रही है, बोलो कोई डाउट? लेकिन ज्यादातर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज भी होती है, ये बात आपको पहले भी बताया है किसमें, जब बायोमोलिक्यूल या जब मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड में, तब भी बताया था। बात सही है ना कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो चलो, लेकिन कुछ कंडीशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हैं वो फैट्स और प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? फैट्स और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब कार्बोहाइड्रेट होगा तो स्टेप जो चलेगा वो ग्लाइकोलिसिस से शुरुआत होगा, और ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप्स जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? पहला स्टेप इरिवर्सिबल है, ग्लूकोज से अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो वापस से नहीं बनेगा ग्लूकोज नहीं बनेगा। थर्ड वाली स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है। बात समझ गए ना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट बन गया तो वापस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, मतलब कि ये कैटाबोलिक तो हो रहा है लेकिन एनाबोलिक नहीं हो सकता है। बात सही है? लेकिन कुछ कंडीशन में अगर फैट लिपिड जो है वो अगर काम करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का तो उसका ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लिपिड याद करिए, ऐसे भी लिपिड्स हैं जिसमें फैटी और ग्लिसरॉल दोनों होते हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ा है। तो अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड का ब्रेकडाउन इनमें हुआ, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इंटर करेंगे तो ये आगे चल के डायरेक्ट पायरुवेट बनाएंगे या एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे। मतलब ये पहले स्टेप से इंटर नहीं, अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम कर भी रहा है तो रेस्पिरेशन में पहले स्टेप से इंटर नहीं करेगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही है, अब बीच से इंटर कर रहा है। ऐसे ही अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम कर रहा है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन पायरुवेट में, वो भी पहले से इंटर नहीं कर रहा है, बीच से जाकर इंटर कर रहा है, पहला स्टेप नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें, जब लिपिड का ब्रेकडाउन फैटी और ग्लिसरॉल में हुआ और इनका ब्रेकडाउन पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए में हुआ, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में हुआ, वो पायरुवेट में ब्रेक हुआ, तो कैटाबोलिक प्रोसेस है। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए जिस भी ऑर्गेनिज्म में, जिस भी प्लांट में लिपिड ये या प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ जाए तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या एसिटाइल कोएंजाइम या पायरुवेट उस साइकिल से निकल के वापस लिपिड या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना सकते हैं। मतलब कैटाबोलिक के साथ साथ एनाबोलिक प्रोसेस भी चल सकती है। तो जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा तो एनाबोलिक नहीं चलेगी, सिर्फ कैटाबोलिक चलेगी। और ज्यादातर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता भी है, इसलिए रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते भी हैं। लेकिन अगर फैट और या लिपिड या प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम करे तो कैटाबोलिक के साथ एनाबोलिक प्रोसेस भी चलती है। और कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों चले तो उससे बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोलेंगे? तो कह रहे रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक बोलते हैं, लेकिन ज्यादा सही है कि कैटाबोलिक के बजाय एम्फीबोलिक बोला जाए। बात समझ गया ना? और फिर सर कैटाबोलिक फिर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है और उस समय एनाबोलिक रिएक्शन नहीं चलती। याद रहेगा? इतनी सी कहानी आपको पढ़ना। आइए जरा दिखाते हैं, एडिटिव लिखना है इसलिए मैं एनसीईआरटी में लिखते हुए दिखा दे रहा हूं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए इसके पहले की कहानी आप पढ़ चुके थे, ये आप पढ़ चुके थे, ठीक? एम्फीबोलिक पाथवे अभी आपको पढ़ दूंगा मैं एक बार, है यही प्रोसेस, ध्यान से सुनिए। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लाइकोजन हो, स्टार्च हो, कोई भी हो, पहले उसका ब्रेकडाउन किसमें होगा? मोनोसैकेराइड में जरूर होगा। वही मोनोसैकेराइड ग्लूकोज या फ्रक्टोज रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर करेगा। बोलो भाई। तो कह रहे देखो ये कार्बोहाइड्रेट कोई भी रहा हो, मान लो हम कह रहे हैं सुक्रोज रहा हो डाइसैकेराइड, तो सुक्रेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है क्या? सिंपल सुगर ब्रेक होगा, पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट कोई भी रहा हो, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो टूट गया किसमें? मोनोसैकेराइड। मान लो कि ग्लूकोज किसमें टूट गया? अब देखो ग्लूकोज किसमें टूटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बीच में आया होगा ना, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसे पढ़ा था डीएचएपी। बोलो, ये पढ़ा था डाइहाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अरे हमने इसको इधर लिखा था ग्लाइकोलिसिस में, अल्टीमेटली बना पायरुविक एसिड। क्या बना? तो बोलो यहां से लेके यहां तक की रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस। कोई डाउट किसी को? कौन सी? अरे ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस चल रही है, ये वापस नहीं बन सकता, मतलब एनाबोलिज्म नहीं हो सकती। बोलो बात सही है? और ज्यादातर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कोई डाउट? अब सुनो, यहां पर ये बन गया भैया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो आगे बढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, क्या बना था? पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल। ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? लिंक रिएक्शन। क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का, वही तो कैटाबोलिक है, इंटर कर गया साइक्लिक प्रोसेस में, क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, CO2 और वाटर के साथ साथ एनर्जी निकली, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट। अरे
वो एटीपी तो बैंक था, आप पैसा कमा लिए, पैसा कमा के जो भी पैसा आपने कमाया वो बैंक में जमा करेंगे आप चेक के फॉर्म में, वो बैंक आपको उसी का कैश दे देगी। बैंक आपको पैसा कोई कमा के दे रही है, कमा के तो आप भी जमा कर रहे हैं ना। तो ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ वो जाके हम कैश करा लेते हैं कहां, ईटीएस में। ये मत कहना इसलिए कि यहां पर ईटीएस नहीं लिखा है, ईटीएस तो कैश कराने का मेथड है जो भी आपने कमाया है। बोलो, बात समझ गए? तो ये भैया ये कैटाबोलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस तो आप पढ़ के आए हैं, प्रोसेस आप पढ़ के आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फैट मतलब लिपिड अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम करे तो किसमें टूटा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा। बस समझ गए? अगर ग्लिसरॉल आगे बढ़ेगा तो डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट। बताओ ये फैट काम कर रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तो क्या पहले स्टेप्स इंटर कर रहा है, क्या नहीं इंटर कर रहा है? ये पॉइंट याद रखो कि अगर फैट और प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम करते भी हैं तो ये पहले स्टेप से इन्वॉल्व। और दूसरी बात, ये ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज भी नहीं होते। ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज, इनका ब्रेकडाउन होता है किसी दूसरे में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, या प्रोटीन टूटा किसमें, अमीनो एसिड में। बस समझ गए? तो ये ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट और फिर वही प्रोसेस चल रही है। अगर जरूरत पड़ जाए, अगर जरूरत तो ये निकलेगा यहां से, वापस क्या बना देगा, ग्लिसरॉल। तो ये तो कैटाबोलिक प्रोसेस है ना, वापस ये बन गया तो एनाबोलिक प्रोसेस। बोलो कोई डाउट? अब इधर देखो ध्यान से, अगर ये वाली प्रोसेस चल रही है, फैटी एसिड स्टाइल कोएंजाइम में बना, तो कौन सी रिएक्शन है ये, कैटाबोलिक। कौन सी रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन या कैटाबोलिज्म बोल सकते हैं। अगर जरूरत पड़ गई जिसके अंदर, मान लो मेरे अंदर फॉर एग्जांपल कि फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, तो फैटी से ग्लिसरॉल बना, हमारे अंदर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ये बना। अगर जरूरत पड़ जाए हमारे अंदर वापस से हमारा फैट बनाओ, तो ये निकलेगा साइकिल से, कहेगा तुम अपना लो, वापस से क्या बना देगा। तो कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन सिंपल में हो रहा था, कैटाबोलिक थी, अब ये सिंपल फिर से किसमें चला जाएगा, तो क्या बोलोगे, एनाबोलिक रिएक्शन बोलोगे क्या, कोई डाउट? और जहां सर दोनों रिएक्शन हो जाएं तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलोगे? लेकिन फिर भी रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक ही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बोलो जल्दी, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तो खाली कैटाबोलिज्म होगी, एनाबोलिज्म। अब तो समझ आ गया होगा, क्लियर? ऐसा ही इसके साथ हो रहा है। अगर ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन किसमें हुआ, पायरुविक एसिड में। कह रहा है ये किसी भी प्रोसेस में इंटर कर सकती है, ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना, दोनों बन सकते हैं। तो बताओ हमें जरा, ये वाली प्रोसेस चल रही है तो कौन सी है ये, कैटाबोलिक। क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शन। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो यहां से ये निकल के ये बना देगा अमीनो एसिड वापस, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एनाबोलिक रिएक्शन होगी। तो बोलो दोनों चल रही हैं तो पाथवे को क्या बोलोगे, एम्फीबोलिक पाथवे बोलोगे। तो रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे कब होगा, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स या प्रोटीन होंगे तब। अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन कैटाबोलिक है एम्फीबोलिक, तो कहो कैटाबोलिक ना। ये कह रहे हैं कि कैटाबोलिक के बजाय एम्फीबोलिक बोलना सही है, लेकिन बोलते क्या है, बात समझ गए, कोई डाउट? इतनी बातें याद रहेगी, ये कहानी होगी। और ये इंटर करेंगे, देखो यहां से ये इंटर करेंगे, यहां से अल्टीमेटली ये चलेगा तभी एनर्जी रिलीज होगी, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो। तो समझ गए ना, प्रोसेस तो पूरी चलेगी ना। तो एनसीईआरटी जो लोग लेके बैठे हैं ऐसे लिख दो, कैटाबोलिक और ये एनाबोलिक, ठीक है ना। एम्फीबोलिक तो इसको लिख दो एम्फीबोलिक, और ये वाली खाली कैटाबोलिक प्रोसेस है। जब ये चलेगा तो खाली कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, एनाबोलिक नहीं होता। लिख लो, हाँ और क्या लिखो, अगली हेडिंग में आरक्यू। ये बात पहले पढ़ चुके हैं, कहां पर, ग्लाइकोलिसिस में। इट्स आर फॉर रेस्पिरेशन। तो ज्यादातर कौन होता है, बोलो कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, बोलो ये फेवर्ड सबस्ट्रेट है, इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो ज्यादातर कौन होता है, बोलो कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, बोलो ये फेवर्ड सबस्ट्रेट है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ये बात पहले पढ़ चुके हैं, कहां पर, ग्लाइकोलिसिस में, और अभी बताया हमने। Other substrate can also be respired, as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. मैंने पहले भी आपको बताया है हमने कि जनरली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर कार्बोहाइड्रेट, बट इन सम प्लांट्स इन सर्टेन कंडीशन फैट्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये बात पहले पढ़ा है, कह रहा है कि वो बात बताया कि वो यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी वो पहले स्टेप से इन्वॉल्व नहीं होंगे। बात समझ गए? सी फिगर कह रहा देख लो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी आगे वाला फिगर, ठीक है ना। फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट, पहले ब्रेकडाउन होगा इसमें, पढ़ के तो आए हो।
अगर फैटी एसिड इंटर करेगा तो कह रहा है दे वुड फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। देख लो अपना ग्राफ, जो फिगर वो बनाया उन्होंने, बस सही है। और अगर ग्लिसरॉल होगा तो बोलो, अगर ग्लिसरॉल होगा तो किसमें टूटेगा? कन्वर्टेड टू फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 PgAl। ये याद रखना है आपको कि फैट जो है लिपिड टूटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो फैटी एसिड से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लिसरॉल से बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और अगर प्रोटीन डिग्रेडेड बाय प्रोटीएज एंजाइम इंडिविजुअल्स एमिनो एसिड में आफ्टर डीएमिनेशन, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन ना, डीएमिनेशन, depending on their structure would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme A। चाहे वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में इंटर करेगा, चाहे वो पाइरुवेट के फॉर्म में इंटर करेगा। याद रहेगा, ये लाइन याद रख लेना कि क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा दोनों के फॉर्म में, पाइरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम में। कोई डाउट? बोलो यार, इतना समझ आया? चलो, तो वही तो लिखा है, ये बात तो बता चुका हूं मैं। Since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered as a catabolic। पहले से हम ऐसा मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, तो हम इसे क्या मानते थे? कैटाबोलिक, ठीक है ना? एंड रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबोलिक पाथवे। बट दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? करेक्ट क्या ये सही है? नहीं, ये बात तो सही है खाली कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कोई और हुआ तो सही, इसलिए तो लास्ट में कहता है कि ज्यादा सही क्या है, एम्फीबोलिक बोला जाए। We have discussed about at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. What is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate। अगर said substrate का मतलब जैसे फैटी एसिड टूटा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर वो आगे जाके क्या बनाएगा? क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। अगर जरूरत पड़ जाए तो सेट सबस्ट्रेट का मतलब वही फैटी एसिड वापस से बन जाएगा। बात समझ गए? ये भी बता चुके। Hence fatty acid would be broken down in acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway। ऊपर पढ़ चुके हैं, when it is used as respiratory substrate। बात सही है। But when the organism need to synthesize fatty acid, अगर उस इंसान को, उस ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ जाए कि हमें फैटी एसिड हमारा फिर से बनना चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम A would be withdraw, मतलब निकल जाएगा साइकिल से from the respiratory pathway for it, वापस से फिर से फैटी एसिड बना देगा। यही तो पढ़ाते हैं ना बोली। Hence the respiratory pathway comes into picture both during breakdown and synthesis of fatty acid। दोनों काम हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है और वापस बन भी रहा है। सिमिलरली ऐसा ही ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के लिए भी हो रहा है, प्रोटीन टू ब्रेकडाउन भी हो रहा है और बन भी रहा है। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म, ये बात आपने वही लिख लिया है। और फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को, सिंथेसिस वाले को हम क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म, बिकॉज़ द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ एनाबोलिज्म एंड, अब लाइन देखो, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसीडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबोलिक रेदर देन एज कैटाबोलिक वन। जरा ऐसा बोलना सही है कि कैटाबोलिक के बजाय एम्फीबोलिक बोला जाए। बोलो, याद रहेगा? कोई डाउट? लेकिन अगर जनरली बोलता है कि रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है तो क्या बोलते हो? क्यों बोलते हो कैटाबोलिक? क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और अगर ये बोल दे कि फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो क्या कहोगे? एम्फीबोलिक। कोई डाउट? कह दे कि प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो क्या बोलोगे? क्या ये बात समझ आई? चलो आगे देखते हैं। आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। आरक्यू है भैया, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बोलो, जैसे ये C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन होने के लिए 6O2 की जरूरत पड़ी। यहां पर क्या बनेगा? बोलो, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो आरक्यू क्या है? वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ये देखो, CO2 इवॉल्व अपॉन O2, इसी का रेशियो है आरक्यू। तो बताओ यहां पर कितना CO2 इवॉल्व हुआ? 6। कितना O2 कंज्यूम हुआ? 6। आरक्यू कितना आया? 1। तो याद रहेगा। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू कितना आता है? 1। ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है। आरक्यू कितना आता है? 1। जब इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड कंजम्पशन ऑफ O2 आर इक्वल इन अमाउंट, देन आरक्यू विल बी 1। बोलो, बात सही है? इसी का उल्टा कर लो तुम। अगर ऊपर 6 है और नीचे 4 हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 मोर इवॉल्व देन O2 कंजम्पशन, तो आरक्यू विल बी मोर देन 1। बोलो, ये कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ये कुछ आएगा समथिंग? बोलो, ठीक है? ये जितना भी आए शायद 1.5 आएगा, जो भी आए, ठीक है ना? कर लो, इतना तुम जानते हो। हाँ, 1.5 ही आएगा ना, 1.5, ठीक है? तो मोर देन 1 आया कि नहीं आया? ऐसे ही अगर इसी का हम उल्टा कर दे, इसी का उल्टा कर दे, उल्टा का मतलब ऊपर कम कर दे और नीचे ज्यादा कर दे, तो बोलो कितना आएगा? लेस देन 1 आएगा। यहां पर 0.0 करोगे, 6 पंचे 30, 36.6 आएगा। ठीक है, तो लेस देन 1। तो क्या बोलोगे? व्हेन इवोल्यूशन ऑफ CO2 आर लेस देन कंजम्पशन ऑफ O2, देन आरक्यू विल बी लेस देन 1। और इसी का उल्टा कर दो, व्हेन इवोल्यूशन ऑफ CO2 मोर देन O2 कंजम्पशन, देन आरक्यू विल बी मोर देन 1। याद रहेगा? तेरे फैट्स और प्रोटीन के लिए आरक्यू लेस देन 1 आता है। कितना आता है? एक इन्होंने फैट नाम दिया ट्राइपॉमिटिन। क्या नाम दिया? ट्राइपॉमिटिन। देखो यहां पर, ये वाला हमने आपको लिख के बताया अभी। तो आरक्यू कितना आया? 1। करे यहां पर कुछ फैट्स अगर यूज हो रहे हैं आरक्यू फैट्स के लिए, देखो लिखा है आरक्यू लेस देन
1। अगर यहाँ पर एक फैटी एसिड है ट्राइपॉमिटिन, तो ट्राइपॉमिटिन की आएगा 0.7। अगर फैट पूछ रहा है तो बोलो लेस देन 1। ट्राइपॉमिटिन पूछा तो लेस देन 1 सही है, लेकिन अगर एग्जैक्ट या 0.7 तो वो ज्यादा सही लगाओगे, सही है। अब कह रहा है अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होगा तो आरक्यू कितना होगा 0.9, ये भी तो लेस देन 1 है। कितना है लेस देन? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। ये हमारे अंदर कोई एक ही रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट थोड़ी है, हम खाना नहीं खा रहे, भूख हड़ताल पे बताया था कार्बोहाइड्रेट के बजाय हमारा फैट का डाइजेशन होने लगा, वो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का काम कर रहा है। प्योर प्रोटीन अंडरलाइन कर लो और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। ये बात अभी पहले बताया था, प्योर प्रोटीन और फैट जो है ये प्योर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के फॉर्म में यूज नहीं होते, पहले इनका ब्रेकडाउन होगा दूसरे में। बात सही है, कोई डाउट? चलो क्या डाउट करेगा सर? इधर देख लो, लेट अस लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एज यू नो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंज्यूम एंड CO2 रिलीज्ड। ये बात होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, रेशियो ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। आरक्यू या इसी को रेस्पिरेटरी रेशियो बोलते हैं, तो ये लिख दिया, बोलो याद रहेगा। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हां सही बात है, फैट है तो लेस देन 1, प्रोटीन है तो लेस देन है, कार्बोहाइड्रेट है तो 1 आ रहा है। हां फिर कार्बोहाइड्रेट are used as respiratory substrate and are completely oxidized होगा, RQ will be because equal amount of CO2 and O2 are evolved when consumed respectively as shown in equation। ये क्वेश्चन आपको सिखा चुके हैं, बोलो बात समझ आई? कहानी खत्म। पहले और बहुत आता था कैस्टर सीड का, जर्मिनेटिंग फैटी सीड का, फैटी सीड का, अब वो सब नहीं लिखते हैं। ठीक, यहीं पर बगल में पॉइंट लिख लो तुम, ताकि कहीं कुछ भी दे तो लिख लोगे, कर लोगे, लिखो यहीं पर बगल में। देखो व्हेन इवोल्यूशन ऑफ CO2 या CO2 इवॉल्व ऐसे लिख सकते हो, व्हेन इवोल्यूशन ऑफ CO2 या CO2 इवॉल्व are more than O2 consumption या O2 consume, more than O2 consume, more than O2 consume, तो क्या लिखोगे? then RQ will be more than 1, RQ will be more than 1, then RQ will be more than 1। next point, इसी का रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या लिखोगे? when less CO2 evolve than O2 consume, when less CO2 evolve than O2 consume, O2 ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, CO2 लेस इवॉल्व हो रहा है, then RQ will be less than 1। then when less CO2 evolve than O2 consume, then RQ will be less than 1। बोलो याद रहेगा। next point, for anaerobic respiration, for anaerobic respiration, for anaerobic respiration, for anaerobic respiration, RQ will be infinite, infinite। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 कंज्यूम होता है क्या? नहीं। अगर CO2 एक भी इवॉल्व हुआ तो 0 O2 से तुम डिवाइड करते रहो, बोलो बात सही है, इनफाइनाइट आएगा। तो कह रहे क्योंकि O2 कंज्यूम होता ही नहीं है तो क्या आएगा? बोलो इनफाइनाइट। कोई डाउट? चैप्टर की कहानी खत्म, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, कोई डाउट इसमें?